हेलो एवरीवन, वेलकम टू लच पीसीएस। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2023 आरओ और बीपीएससी का टेस्ट सीरीज प्रारंभ है, जिसका यह 31वां प्रैक्टिस सेट है। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य पीसीएस से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जहां आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर के अभी तक सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, पिछले 10 प्रैक्टिस सेट का हमने एक रामबाण रिवीजन वीडियो बना दिया है। यदि उसको आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। उसमें 100 प्रश्नों का संकलन है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। बताइए, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह कहाँ पर स्थित है? यह उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, हैली नेशनल पार्क के रूप में। और वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है? इसका वर्तमान में नाम परिवर्तित करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। और ऐसा नाम इसलिए इसका रखा गया है क्योंकि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहाँ से रामगंगा नदी होकर के बहती है। इसी नदी के नाम पर जो है इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम रख दिया गया है। तो आइए देखते हैं। देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में की गई थी, हैली नेशनल पार्क के रूप में। यह उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। 1973 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। अच्छा बताइए, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट हाथी प्रारंभ किया गया था 1992 में। और जैव विविधता अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में अधिनियमित हुआ था। तो ये तीनों फैक्ट याद रखिएगा, लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, तो इसलिए ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। देखिए, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन है। यह कार्य विभिन्न स्तरों पर किया जाता है। जैव विविधता आनुवांशिक, जाति, समुदाय, परितंत्र के स्तर पर विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कैसा है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है ए, वाद योग्य। देखिए, वाद योग्य का अर्थ क्या है? वाद योग्य का अर्थ है कि इसे लागू करवाया जा सकता है, अर्थात यदि आपके मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है, यहाँ तक कि सरकार भी, तो आप उसके विरुद्ध न्यायालय की शरण ले सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन जो अवाद योग्य है, जैसे कि नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, यदि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य का कोई उल्लंघन करता है, उसका पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है। तो वाद योग का मतलब ये हो गया कि आप जो है उसके विरुद्ध न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, इसे लागू करवाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाद योग्य। चलिए देखते हैं। देखिए, वाद योग्य में मौलिक अधिकार आता है और अवाद योग्य में क्या आता है? आपके नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य आते हैं। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो मौलिक अधिकार के संदर्भ में जो है, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है, जिसके बेसिस पर आपको सही स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है, ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। तो अभी आप पढ़ चुके हैं कि यदि सरकार भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उसके विरुद्ध आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, तो यह
बिल्कुल सही है। सरकार के विरुद्ध भी आप जा सकते हैं यदि आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। दूसरा स्टेटमेंट है ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, तो बिल्कुल ये भी सही है। संविधान के भाग 3 में है। कितने अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में है। देखिए तीसरा स्टेटमेंट है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, तो ये भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अधिकारों का बिल है उसी के बेसिस पर मौलिक अधिकार को लिया गया है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारों के बिल की भांति है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो अब चौथा गलत हो गया, तब देखिए चौथा कहाँ पर है? तो 4 है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी आपके 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। देखिए भारत में मौलिक अधिकार राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है। यदि राज्य अर्थात जो है भारत सरकार या राज्य सरकार आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, तो आपको गारंटी मिला है कि आप न्यायालय का शरण ले सकते हैं। देखिए संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार बिल की भांति है। और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जहाँ तक प्रश्न है, यह संविधान के प्रस्तावना से उद्भूत हुआ है और संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकार और भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा एक दूसरे के पूरक के रूप में मिलकर इसे सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन है जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्न स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है ए वाराणसी। देखिए पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थकर थे। इनका जन्म वाराणसी में हुआ था और इनका चिन्ह जो है सर्प है। और जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे या प्रवर्तक थे? तो ऋषभ देव या आदिनाथ, दोनों नाम इन्हीं का है। और इनका चिन्ह जो है बैल था। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें अर्थात जो है अंतिम तीर्थकर थे। इनका चिन्ह जो है सिंह था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है बी मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा रही है। इन समाधियों को जो विशाल पाषाण खंडों में निर्मित हुए हैं इनको बृहद पाषाण या मेगालिथ नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टेटमेंट वाला है। देखिए स्टेटमेंट ये है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कारण आर है वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। बताइए राइट है या रॉन्ग है? तो ये जो है रॉन्ग है, क्योंकि मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था, बल्कि वह जो है लूटपाट करने के उद्देश्य से आया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी। ए सही है किंतु आर गलत है। देखिए महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और आक्रमण का उद्देश्य क्या था? उसका लूटपाट था। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणराज्य का प्रमुख है? बताइए भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए भारत का राष्ट्रपति। देखिए गणराज्य किसे कहते हैं? गणराज्य का तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो, ना कि
वंशानुगत हो। जबकि यूके का राष्ट्राध्यक्ष कैसा होता है? वंशानुगत होता है। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। 9वां क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। देखिए, स्टेटमेंट ए है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की शक्ति की कोई सीमा नहीं होती है, तो ये जो है गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति को विवेक का अधिकार नहीं है। विवेक के आधार पर वो कोई डिसीजन नहीं लेता है, वो मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार डिसीजन लेता है। तो वो मंत्रिपरिषद जो कहता है वही करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सी, ए सही है किंतु आर गलत है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अतः स्टेटमेंट आपका ए सही है। जबकि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, तो संघीय कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। और अनुच्छेद 74(1) के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, स्वयं नहीं करता है। तो इसी वजह से जो है उसकी जो शक्तियों की जो सीमाएं हैं वो उस पर जो है अध्यारोपण है। वो पूर्ण रूप से जो है विवेक का जो है प्रयोग नहीं कर सकता है, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर आश्रित होता है। देखिए, 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक वास का नाश अर्थात वनोन्मूलन। देखिए, प्राकृतिक वास का विनाश जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि प्राकृतिक वास अर्थात जो है वनोन्मूलन किया जाता है, तेजी से जंगलों का और वृक्षों का कटाई किया जाता है, तो जीव जंतुओं के जो वास हैं वो प्रभावित होते हैं, उनका जो है विनाश हो जाता है, जिसकी वजह से जीव जंतु अपना जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और धीरे धीरे जो है विलुप्ति के कगार पर चले जाते हैं और जैव विविधता का ह्रास होने लगता है। चलिए देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।